परसेंटेज प्रतिशतता एंड इट्स एप्लीकेशन टॉपिक के इस नए लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेसन में हम बात करेंगे परसेंटेज स्ट्रक्चर्स की, 3 टाइप्स। और 3 टाइप्स के पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं कि दे आर ओनली 3 टाइप्स, बी हैप्पी। केवल 3 तरह के परसेंटेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स में मास्टरी कर लो, मास्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स में मास्टरी कर लो, 3 टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI में कुछ बचेगा ही नहीं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर करके नए नए सवाल बनते हैं। मैं आपको सवाल बनाना सिखा दूंगा कि सवाल कैसे बनाने हैं। एक स्ट्रक्चर उठा लो, उसको रेप्लिकेट कर दो 10-20 बार और बहुत बड़ा भयानक भयंकर सवाल बन के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यह है कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर को समझने के लिए टूल्स में पहले ही बता चुका हूं, तो उनसे भी थोड़ा अवेयर कराता हूं कि उन टूल्स का कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। और केवल 3 ही स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम फिर उन टूल्स को एनालाइज करेंगे कि अच्छा इन टूल्स में मुझे किस तरह की मास्टरी चाहिए, और उसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं। कोई भी सवाल होगा, सिर्फ आपको बेसिक टर्म सीखने की, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, मालूम ही पहले से। मैं सब दिखाऊंगा आपको कि सवाल कैसे मजाक बन जाएंगे। CISI में कुछ भी नहीं बचेगा आपको। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आती है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है उसकी, वो भी समझा दूंगा। तो एक बार इन स्ट्रक्चर्स पे अगर मास्टरी कर ली और इनके टूल्स पे, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस लॉजिकली कराऊंगा, नो फॉर्मूलाज एट ऑल। ठीक है, ध्यान से समझना 3 स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। देखिए, परसेंटेज में 3 स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उसमें देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर है वो पहला स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है कि आपको एक इनिशियल वैल्यू दी जाएगी और एक फाइनल वैल्यू दी जाएगी, राइट। तो इनिशियल वैल्यू को लेट से मैं कहता हूं कि ये x है और फाइनल वैल्यू जो है वो y है। आप कुछ भी बोल सकते हो, A B बोल दो, जो मर्जी है बोलो। मैं कहता हूं इनिशियल वैल्यू x है, फाइनल वैल्यू y है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इस पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है कहानी। और यहां पर आपको दिया होगा परसेंटेज चेंज, राइट, परसेंटेज चेंज। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं कि जो भी ये परसेंटेज चेंज है, क्या क्या प्रोवाइडेड होगा, क्या क्या नहीं प्रोवाइडेड होगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मैं जो चीजें आपको रेड कलर से लिख रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं प्रोवाइडेड है। मतलब पहला स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपको x दिया होगा, जो ब्लैक कलर से लिखा है वो प्रोवाइडेड है, परसेंटेज चेंज दिया होगा, y निकालना होगा। ये पहला स्ट्रक्चर है। छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक है, कि मैंने आपको बोला कि यहां पर वैल्यू मान लिया लेट से है 120 और इसमें परसेंटेज चेंज किया गया लेट से 10% का, है ना। तो ये वैल्यू y क्या होगी, ये वैल्यू y क्या होगी, ये एक पहला स्ट्रक्चर है, राइट। मतलब आपको अपना रिएक्शन बेहतर करना है कि इस स्ट्रक्चर में आपकी मास्टरी हो जाए। तो 120 में 10% इंक्रीज किया तो 12 का इंक्रीज हुआ, 12 का इंक्रीज हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई आप बताओ जरा, 132। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं ये समझना। मैंने कहा 120 में जब 10% का इंक्रीज किया, तो 120 में 10% का इंक्रीज किया तो क्या किया, 10% इंक्रीज का मतलब होता है 1/10 ऑफ द नंबर। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आप सोचते हो कि 10% का मतलब होता है 1/10 ऑफ द नंबर, तो 12 का इंक्रीज हो गया तो मुझे 132 मिल गया। या फिर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्म में सोच सकते थे कि 10% इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.1। तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 हो गया तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 120 इंटू 1.1, जो कि आप निकालोगे तो 132 ही आएगी। देखो क्या हुआ, इस प्रोसेस में हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये आपको ध्यान से समझना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि जहां पर शायद आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉम्प्लेक्स हो और जहां आपका फ्रैक्शंस ईजी हो, दोनों चीजें समझनी है। जैसे मैंने कहा आपके सामने मैंने लिखा 120 और इसको मैंने बोला कि आपको 12.5% से बढ़ाना है, राइट। अब ये भी स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर 1 है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप जरा ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बोलते हो, उसको कहोगे CP, परसेंटेज प्रॉफिट, SP निकालना है। CISI में कहते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये हो गया ब्याज, और यहां निकालते हो आप क्या, अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, तो कुल मिला के यही स्ट्रक्चर्स डोमिनेट करते हैं, इन्हीं पे सब कुछ बेस्ड है। रेप्लिकेट होते हैं कई बार और एक सवाल बन जाता है पूरा। ठीक है, समझेंगे धीरे धीरे, पहले ये समझो। अब यहां पर देखो, अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला, लगाने की कोशिश करी, तो यहां का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना वो बड़ा हो जाएगा,
1.125, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ क्या निकला 1.125। और यहाँ पर जो आपका फ्रैक्शन अगर आप यहाँ पर निकालते हो राइट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी +1/8, ये वैल्यू आ जाएगी +1/8। फ्रैक्शन पता है ना 12.5% का इक्विवेलेंट क्या होता है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर जो +1/8 आया, तो आप कहोगे 120 का 1/8 निकालना मेरे लिए आसान है राइट, क्योंकि वो वैल्यू होती है 15। तो 15 आपने 120 में ऐड किया, आपको मिल गया 135। समझ में आया। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आपने 1.125 से मल्टीप्लाई किया होता, 1.125 से मल्टीप्लाई किया होता 120 को, आसान नहीं होता सर, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। तो यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब डेसिमल फॉर्म में लिखा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब भी डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, क्योंकि है भी मल्टीप्लिकेशन 1.125 से करना आसान नहीं है राइट, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म यहां पर आसान है। ये समझ में आया होगा आपको। टूल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बार बार बोला कि फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल करना सीखना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी इस्तेमाल करना है। एक्चुअली में दोनों हैं एक ही। अब देखिए यहां पर मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूं आपकी, कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है राइट। ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कि किसी भी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर मिल जाए। तो परसेंटेज स्ट्रक्चर 1 को जब मैंने दिखाया, मेरा पर्पज यही था आपको समझाना कि कहीं कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुश्किल लग सकता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। समझना ध्यान से। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी भी क्वांटिटी को आपने 25% से इंक्रीज कर दिया, तो 25% इंक्रीज का मतलब क्या है आप बताओ, वो क्वांटिटी +1/4 हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब आप बताओ अगर मेरी क्वांटिटी 1 होती और उसको मैंने 1/4 से बढ़ाया होता, तो यहां पर वैल्यू मेरे सामने क्या होती, आप कहते 5/4 होती। तो 1 अगर 5/4 हो जाता, यानी 5/4 टाइम्स हो गया, यानी ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। आप खुद ही देख लो कि 25% के करेस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है इंक्रीज के सामने 1.25 होता है ना। 1.25 को देखो और 5/4 को देखो, दोनों बराबर है कि नहीं है। यस, दोनों सेम ही है। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर मुझे फ्रैक्शन मालूम है कि ये +1/4 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा 1+, यही तो करते थे सर, 1+, जब डेसिमल फॉर्म ऐड करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर डेसिमल में मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 में सीधे फ्रैक्शन ही ऐड कर दोगे तो आपको फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। ये स्किल भी बहुत जरूरी है। कई सारे सवाल होंगे, स्पेशली जब मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको कराऊंगा, तो मिक्सचर में कुछ सवाल होते हैं जहां पर आपको फ्रैक्शनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। आप क्यों उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे, है ना। जैसे यहां भी देखो 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कोई भी क्वांटिटी अगर 25% से इंक्रीज होती है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 5/4 टाइम्स होता है। बहुत आसान है। देखिए आपने कहा कि कुछ और बताओ, ऐसे नहीं समझ में आया, तो मैं कहूँगा देखो ध्यान से, अगर आपने किसी क्वांटिटी को 40% से इंक्रीज किया, 40% इंक्रीज कर दिया, दो तरीके हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखने के। आप हो गए 40% इंक्रीज है, डेसिमल फॉर्म 0.4 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 1.4 टाइम्स। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो, बहुत आसान है। आप कहोगे ये वैल्यू क्या है, +2/5 फ्रैक्शन में है। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, 2/5 उसमें ऐड करता हूँ, तो बताओ कितना आ जाएगा 7/5, है ना, 7/5। या फिर इसी को कन्वर्ट कर दो आप सीधे, ये भी 7/5 ही है कि नहीं है, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 7/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे करो, तो ये 1.4 कहो या 7/5 टाइम्स कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट, कि हम फ्रैक्शन फॉर्म को सीधे इज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करेंगे, ना कि एब्सोल्यूट फॉर्म को, डेसिमल फॉर्म को। मुश्किल कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको 1+ फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए, या फिर 1+ डेसिमल फॉर्म लिखना है, और ये प्लस माइनस कर देते हैं, डिपेंड करता है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्म जो है 1+- फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, और 1+- डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल वाला फॉर्म मिलेगा, जैसे 1.4। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो फ्रैक्शन वाला फॉर्म मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की किस तरह की कैलकुलेशन है, उस तरह का आप इस्तेमाल कर पाओगे। वापस आता हूँ, अब जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना ही होता तो ये होता 1+1/8, 1+1/8 होता 9/8, तो ये बनता 9/8 × 120, राइट, 9/8 × 120। तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाती सीधे, आपकी वैल्यू बराबर कैलकुलेशन करते आप 135 आ जाती, क्योंकि यहाँ 15 बनता।
तो जो इंटरमीडिएट स्टेप है फ्रैक्शन का, ये भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि आप इस तरह से मल्टीप्लाई ना करने के बजाय सिंपल सा 1/8 निकाल के ऐड कर रहे हो, है ना। यहाँ पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। तो आपको अपनी स्किल्स को एनहांस दोनों फॉर्म में करना है, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म हो डायरेक्ट, परसेंटेज चेंज, एसेंशियली जब कोई नंबर दिया होगा और उसका मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो मुझे वहां पर अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि ये 120 है, आप कह सकते हो कि भाई कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि 12.5% ही बात करे, वो यहाँ पर हो सकता है 12.1% की बात करे, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो 12.1% के करस्पॉन्डिंग अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आ जाएगा 1.121, ना ही कोई प्रॉपर आपको फ्रैक्शन फॉर्म मिलने वाली है, क्योंकि कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा ना। 12.5% एक स्टैंडर्ड परसेंटेज था, 1/8 फ्रैक्शन आया। 12.1% कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है जिसका फ्रैक्शन मुझे मालूम है। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उससे बचने का देखिए तरीका क्या है, हमेशा आपको जब भी कभी परसेंटेज चेंज इस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको कुछ ऐसी वैल्यू दी गई है, आप ब्रेक करो इसको परसेंटेज में। जैसे यहां पर एक प्रॉपर डिवीजन ऐसा हो सकता है कि 12% प्लस 0.1% में ब्रेक करो, ये चेंज जो था मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब 12% 120 का कितना होगा आपका, आपको पता ही है, ये वैल्यू आ जाएगी सीधे 14.4, क्योंकि क्या बनेगा 12% ऑफ 120, 12% ऑफ 120 आपको निकालना है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसका 1% अगर मैं निकालूं तो 1.2 बनेगा, 1% 1.2 बनेगा, क्योंकि 100% 120 है। 1% अगर 1.2 बना तो 1.2 इंटू 12 क्या बनेगा 14.4 प्लस 0.1%, देखो 1% आपको बताया 1.2 है, 0.1% क्या बनेगा 0.12। अब आपने देखा कि ये जो चेंज था 12.1% का वो कितना आया आपका, आप कहोगे ये आ रहा है 14.52, तो इसमें यही ऐड करना है आपका, ये हो गया 134.52। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लेगा, परसेंटेज को ब्रेक करने से हमें ज़्यादा आसानी होगी। कि 120 में 12.1% हमें बढ़ाना है तो हमने 12% बढ़ाया और 0.1% अलग अलग निकाला, ऐड कर दिया, फाइनल वैल्यू मुझे आसानी से मिल गई। तो जो भी करना है ना वो इसी स्ट्रक्चर्स में मास्टरी करनी है। और आप जरा ध्यान से देखो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट परसेंटेज क्या देते हैं वो लोग, कभी देखा है 12.32% प्रॉफिट दिया उन्होंने, देते ही नहीं है। आपकी स्टैंडर्ड प्रॉफिट परसेंटेज दिए जाते हैं, वहाँ मे भी 15% दिया हो, वो तो और आसान होगा निकालना, 12.5% दिया हो, ठीक है। डेसिमल फॉर्म भी होगी तो मुश्किल नहीं, निकाल तो लेंगे ही, क्लैरिटी तो हमें ही है। बट अगर आपको कुछ काम करना है तो इस स्ट्रक्चर पे काम करना है और कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है ना, आराम से चीज़ें होंगी, बस इस स्ट्रक्चर पे काम करना है। पहला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर जो वेरिएशंस पॉसिबल है मैंने आपको दिखा दिया कि ये बेस हो सकता है डेसिमल में हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ये 120 हो, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, और ये परसेंटेज वैल्यू भी डेसिमल में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, बट अदरवाइज ये वन ऑफ द स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल आपके सामने होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि आपको इनिशियल वैल्यू, जिसको मैं बोलूंगा एक्स, लेट से इनिशियल वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों दिया हुआ है, प्रोवाइडेड, ब्लैक लिखा मतलब प्रोवाइडेड, जो मैं रेड से लिख रहा हूं वो नहीं दिया हुआ है। यहां पर जो परसेंटेज चेंज है ना इसका पता ही नहीं है क्या है, एक्स दिया है, वाई दिया है, परसेंटेज चेंज निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने आपको बता भी रखा है कि इनिशियल फाइनल वैल्यू दी है, परसेंटेज चेंज से कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करके भी निकल जाएगा, कैसे भी निकल जाएगा, फिर भी समझते हैं। जैसे मैंने आपको दी, आसान वैल्यू दे रहा हूं पहले समझाने के लिए, कि मैंने कहा यही 10 है, ये वैल्यू आपकी 12 है, इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू दी है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो आपको होगा यहाँ पर तो बहुत आसान है भाई, इसको 100 बना दो, 10 12 का मतलब ये भी हो सकता है कि 100 के करस्पॉन्डिंग 120, ये वैल्यू क्या हो गई 20% का चेंज, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि ये 12 को 10 से डिवाइड करते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता कितना 1.2, 1.2 का मतलब क्या होता है 20% चेंज, इंक्रीज, राइट। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी इस्तेमाल हो सकता है अगर डिवीजन आसान है तो, या फिर आप सीधे डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो। जैसे यहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 का चेंज है 10 पे, 2 का चेंज 10 पे इज इक्विवेलेंट टू 20 का चेंज 100 पे, यानी 20%। हमेशा परसेंटेज 100 पे बेस्ड होता है, ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सिंपली कि भाई बेस थोड़ा डेसिमल में हो,
फाइनल वैल्यू भी डेसिमल में है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, राइट, काइंड ऑफ। ये थोड़े से थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग कैलकुलेशन एस्पेक्ट में डील करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे जो है करेक्ट किया जा सकता है। अभी मुद्दा है परसेंटेज के स्ट्रक्चर का, कि किन स्ट्रक्चर पे पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CISI बेस्ड है, राइट, वही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इनिशियल वैल्यू दी हुई है, फाइनल वैल्यू दी हुई है, मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बेहतर करने का तरीका है मैंने आपको बताया कि एक तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन का तरीका आपको आना चाहिए, साथ ही साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कई जगहों पर हेल्प करेगा, कई जगहों पर नहीं करेगा, बट एटलीस्ट आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर क्या है, कि इनिशियल वैल्यू दिया, फाइनल वैल्यू दिया है, परसेंटेज चेंज निकालना है। अब हमें ये देखना होगा कि इस स्ट्रक्चर को मास्टरी करने के लिए परसेंटेज चेंज कैसे जल्दी से कैलकुलेट करें। सेकंड स्ट्रक्चर हो गया, आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे। देखिए जो थर्ड स्ट्रक्चर आपका होता है परसेंटेज में, वो एक ही बचा है, वही होगा कि आपको क्या दिया है, फाइनल वैल्यू दी हुई है y, ठीक है, यहां पर आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, यहां पर आपको परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, राइट, आपको x दिया हुआ है, आपको परसेंटेज चेंज y दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दी है, परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, और ये जो इनिशियल वैल्यू है x वो निकालना है आपको, ये नहीं दिया हुआ, रेड कलर से लिखा नहीं दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें तो आपके काम आएंगी, पहली तो आपकी फ्रैक्शन सीधे काम आएंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस काम आएंगे, दूसरा आपका MF मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम आएगा। यहाँ पर एक तीसरी चीज़ बहुत काम आएगी जो हम आगे करेंगे, उसका नाम है AB रूल, ठीक है। तो AB रूल तो आगे करेंगे, हम अगले लेसन्स में आएंगे, पर आपको ध्यान रखना यहाँ के 3 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपका फ्रैक्शंस, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर और एक AB रूल। इस तरह की सिचुएशन के लिए बहुत तगड़ा वेपन होता है, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए अब ज़रा देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर को एक बार एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यू आपकी 12.5% है मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं एक वैल्यू मान लिया 40.5 है, मुझे ये निकालना है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, सेलिंग प्राइस 40.5 है, प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% है, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करेंगे हम, देखो बहुत आराम से देखना ध्यान से कि इसमें हम निकालने जा रहे हैं, अभी मैंने AB रूल आपको पढ़ाया नहीं है तो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप बाकी रूल्स जो पता है उसको देखो। फ्रैक्शंस और MF को देखते हैं। तो फ्रैक्शन से भी निकलेगा, MF से भी निकलेगा, समझते हैं इसको कैसे, कि MF जो है ना हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा यहाँ निकालना पड़ेगा हमें, और फ्रैक्शन में लिखना, परसेंटेज में लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डेसिमल में लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉरी। 12.5 के करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 1 + 1/8, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 + 1/8, तो ये आपका बनेगा 9/8, आपका बनेगा 9/8। अब आप कहोगे इनिशियल वैल्यू को अगर x मानते हैं तो x में अगर हम 9/8 का गुणा करेंगे ना तो मुझे मिलेगा 40.5। तो जो यहां से x की वैल्यू निकालने जाऊंगा मैं तो वो हो जाएगी 40.5 × 8/9। वैल्यू देखना आप कितना आ रही है, 9 4 36, 4.5 आ रही है × 8, तो ये वैल्यू कितनी होगी 36, ये वैल्यू कितनी होगी अब 36 निकल के आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमारा आंसर आसानी से आ गया। अब देखिए अगर आप फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते तो देखिए वैल्यू निकलती, लेकिन आपका वक्त बहुत ज़ाया होता। कैसे, आप कहते कि ये +1/8 है, आपको ये उल्टा देखना पड़ता कि भाई 36 किस नंबर को 1/8 से बढ़ाने पे ये नंबर मिलेगा, यही देखना पड़ता ना। तो मे बी अगर ऑप्शंस होते तो आप कर पाते, हिट एंड ट्रायल करके तो बड़ा लंबा टाइम चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इसीलिए AB रूल का इस्तेमाल होता है। AB रूल तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही ओरली करा देगा, जब हम करेंगे तब आपको बताएंगे कि AB रूल कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि AB रूल एक रिलेशनशिप देता है कि फॉरवर्ड परसेंटेज चेंज अगर मालूम है तो रिवर्स परसेंटेज चेंज कैसे लिखें। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, कई लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि 12.5% इधर से है तो रिवर्स में भी 12.5% होगा, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज में हमेशा एक बेस होता है, तो अगर यहाँ पर 12.5% का इंक्रीज है तो रिवर्स में 12.5% का डिक्रीज नहीं होगा। ये मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है, कि आपने कहा यहाँ +1/8 हो रहा है, इधर -1/8 कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, वो गलत हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर ना डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल वैल्यू दी जाती है, परसेंटेज एनुअल ग्रोथ दिया होता है और प्रीवियस वैल्यू उठा के पूछ लेते हैं, DI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, सब पे मास्टरी करनी है, बट पहला स्ट्रक्चर थोड़ा सबसे ज़्यादा आसान होता है, मैं कहूँगा फैमिलियर हो आप। दूसरा स्ट्रक्चर भी इतना मुश्किल नहीं होता है, कैलकुलेशन कई बार प्रॉब्लम करती है आपके लिए। थर्ड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर
कैलकुलेशन तो प्रॉब्लम करती है, कई बार आप फंडामेंटली भी गलत हो जाते हो क्योंकि आप परसेंटेज को उल्टा इस्तेमाल कर लेते हो सीधा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पता है फ्रैक्शंस का डायरेक्ट इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है। इसका जो मॉडिफाइड रूप है, जब हम AB रूल यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे आपको पहले समझना है, ये अपने आप को बताना है कि बस परसेंटेज से रिलेटेड सवाल इससे बाहर के हो ही नहीं सकते। या तो परसेंटेज इंक्रीज से लेना देना होगा या परसेंटेज डिक्रीज से लेना देना होगा, ठीक है। कुछ तो करोगे ना आप, 10 बार यही काम कर दोगे, पर होगा क्या, होगा तो यही। तो ये बेसिक परसेंटेज हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। अब देखो मैं आपको कुछ एक रैंडम प्रोसेस दिखा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि नंबर्स में लिख रहा हूँ कुछ भी, A B C D E F ऐसे करके, राइट। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने कहा कि आपने X परसेंटेज इंक्रीज किया है, यहाँ पर आपने बोला कि आपने Y परसेंट डिक्रीज़ किया है, यहाँ पर आपने Z परसेंटेज इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर आपने W परसेंटेज इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर आपने K परसेंटेज डिक्रीज़ किया है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। आप मुझे बताओ कि अगर इन सारे एलिमेंट्स को आप देखो ध्यान से, कोई भी एक चीज़ पकड़ो, ये क्या है, बेसिक परसेंटेज का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यस। ये देखो, ये भी बेसिक परसेंटेज का स्ट्रक्चर है। तो इस पूरे क्वेश्चन के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? कुछ भी नहीं है। बेसिक जो एक परसेंटेज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है वही है। इन्हीं को कंबाइन करके सवाल बन जाते हैं। इसी को आप कहते हो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट। कुछ नहीं किया है, बेसिक स्ट्रक्चर्स को ही कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया है, कंकैटिनेट कर दिया है, नया सवाल बन गया, बड़ा सवाल बन गया, राइट। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और परेशान मत होना आप, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इन्हीं से सवाल बनते हैं सारे। तो अगर अपने आपको ये बिलीफ आप दिला दो कि अगर मैं 3 स्ट्रक्चर मास्टर कर लूँगा कोई नया सवाल बन ही नहीं सकता आपके लिए, बस इन्हीं स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना होता है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इन पे मास्टरी करने के लिए जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट है वो भी डील किया जाएगा, और साथ ही साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट था, ये विश्वास दिलाना था आपको कि यही 3 है, बस इन्हीं के बारे में काम करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं हो जाएंगी। एक चीज़ देखिए और समझना, एक बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीख लिया है तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी नंबर, राइट, मैं कहता हूँ कि एक नंबर A है और एक नंबर B है, और A जो है ना ये 1.5B है, ऐसा दिया हुआ है। आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1.5, साफ साफ दिया हुआ ना, A 1.5B है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही 1.5 है। विदाउट एनी कन्फ्यूजन आई नो इट कि मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 है। वेरी गुड। मैं आपसे पूछूं परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज बदलाव कितना है, तो आप कहोगे ये सिंपल सा है 50% इंक्रीज। जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 होता है तो परसेंटेज इंक्रीज होता है 50% का, 50% का इंक्रीज होता है। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5p। अब कई बार क्या होता है सवाल में ना थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है और आप लोग गलत हो जाते हो, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर a इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अब देखो 2 चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझना है आपको कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, कि a b का कितना प्रतिशत है, और a इज हाउ मच परसेंट मोर देन b। समझना, इसको बहुत अच्छे समझना, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। मैं अगर आपसे ये जानना चाहता हूं कि a b का कितना प्रतिशत है, आपको पता है आपको क्या निकालना है? a बाई बी इंटू 100। सीधा 1.5 लो, 100 से गुणा कर दो, 150%, राइट। क्योंकि पूछ रहे हैं a b का कितना प्रतिशत है, तो अगर a b का कितना प्रतिशत मुझे निकालना है ना, तो सीधे ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 1.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ही 100 से गुणा कर देना है सीधे, अगर मुझे बताना है कि a b का कितना प्रतिशत है। लेकिन अगर मुझे बताना है कि a b से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो फिर आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज निकालना है। कहानी कुछ ऐसी है, ये a है ये b है, राइट। तो यहां पर 2 स्टोरी है। देखो यहां पर एक चीज है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि a b से कितना ज्यादा है, तो मुझे ये वाला परसेंटेज चेंज लिखाना है। तो मैं कह दूंगा भाई 50% का चेंज है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 है, ठीक। तो सीधा सीधा हो गया 50% चेंज। लेकिन अगर सीधा पूछा है कि a b का कितना प्रतिशत है,
तो आप खुद ही देखो ना, ये क्या है 100%, भाई बी खुद का 100% होता है ना, उसमें आप क्या कर रहे हो 50% जोड़ रहे हो, तो ए क्या बनेगा 150% ऑफ बी। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और एग्जाम में गलतियां भी होती हैं, कई बार ऐसा दिया होगा कि ए इज 150% ऑफ बी। अगर लिखा हुआ है कि ए इज 150% ऑफ बी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्टली मालूम है आपको कितना है 1.5। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इज 50% मोर देन बी। ए इज 50% मोर देन बी का क्या मतलब हुआ कि ए बी से 50% ज्यादा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 हुआ। एक एग्जांपल और दे रहा हूं कि मैंने बोला आपसे ए की वैल्यू है 0.8 बी। अगर मैंने ऐसे बोला तो आपको पता है कि ए का मतलब हुआ ए जो है बी का 80% है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का 80% है, 80% ऑफ बी, ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछता कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहते कि ए 0.8 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब 0.8 होता है तो क्वांटिटी 20% लेस होती है, सिंपल। तो वहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 20% कम होगा, ठीक है, मतलब 20% का डिक्रीज होगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि लैंग्वेज क्या है। क्या लैंग्वेज है ए इज 80% ऑफ बी, या लैंग्वेज है ए इज, मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है ये स्टेटमेंट के बाद, या पूछ रहे हैं कि ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो ये आपको लैंग्वेज पे ध्यान रखना है सवालों में इस तरह की गलतियां, ताकि आपसे कभी भी ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके लिए नया है। तो ऐसा ना हो कि आपने कहीं देखा कि ए बी का 150% है और आपने कहा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 2.5 जोश में, कि डेसिमल 1.5 है 1 में ऐड कर दिया। ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपको वहां पर क्या करना है, 1.5 ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है अगर ए बी का 150% है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। मैं आपको एक छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको मदद करेंगी एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से समझने में, परसीव करने में, उनको सॉल्व करने में। तो ये सब चीज़ें आप इन्हांस करिए। इस लेसन में इतना ही, धन्यवाद।